नमस्कार, डीवी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन दिनों दो राज्यों के विधानसभा चुनावों की। दिखाते हैं आपको इन राज्यों से चुनावी रिपोर्ट और साथ ही जुड़ते हैं अपने संवाददाताओं से और चर्चा करते हैं खास मेहमान से भी। तो आज भी हम आपको इन दोनों राज्यों से, जम्मू कश्मीर और हरियाणा से, चुनावी रिपोर्ट दिखाएंगे, जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से भी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज की चुनावी हेडलाइंस क्या क्या है। जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री से राजनीतिक घमासान जारी। जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों ने मुद्दे पर झाड़ा अपना पल्ला, कहा हमने कभी नहीं चलाया पाकिस्तान का एजेंडा। महाराष्ट्र की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में कांग्रेस पर बोला हमला। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस में मर चुकी है देशभक्ति की भावना। कहा विदेशी धरती पर भारत का अपमान करती है कांग्रेस। टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल चलाते हैं कांग्रेस पार्टी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान प्रतिशत का ताजा आंकड़ा किया जारी। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण में हुआ 61.38% मतदान। जम्मू कश्मीर में पिछले 35 वर्षों में हुआ सबसे अधिक मतदान। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा की प्रचंड जीत की भरी हुंकार। तो अरविंद केजरीवाल ने किया दावा आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में नहीं चूकेंगे। तो चुनावी हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर की राजनीति में, चुनावी राजनीति में आए उबाल की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। तो वहीं इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री से राजनीतिक घमासान तेज होने लगा है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करारा अटैक किया, जिसके बाद सभी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया, तो वहीं पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि अगर अब्दुल्ला परिवार ने पाकिस्तान के एजेंडे को लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। हालांकि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिख रही हैं और अपनी अपनी सफाई भी देती हुई दिख रही हैं। हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया। अफसोस है इस बात का। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें इनका, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है हमें एजेंट बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इंप्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, यह आजाद होता। तो जम्मू कश्मीर के ग्राउंड से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक रमा त्यागी हमारी संवाददाता श्रीनगर से जुड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कटरा में कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तान का जिक्र यूं ही नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से एक बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का भी एजेंडा है। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां
वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। तो प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला किया था। और आज भी महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विदेशी धरती पर भारत का अपमान करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले भाषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उन पर हमला किया। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। तो कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह करारा हमला आज भी बोला और कल भी बोला था। और कल खासतौर पर इसलिए बोला था क्योंकि अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर पाकिस्तान के मंत्री ने बयान दिया था, रक्षा मंत्री ने, कि वो और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सेम पेज पर है, एक ही पेज पर है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां हुआ क्या क्या है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के जरिए लाखों लोगों की जीविका चलती है। तो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर घाटी में आए बदलाव और पर्यटकों की आवागमन बढ़ने से यहां के लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन अपने अपने इलाकों में अभी ये लोग चाहते हैं कि आने वाली नई सरकार के द्वारा कुछ बुनियादी सुधार जरूर किए जाएं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। धरती के स्वर्ग के नाम से मशहूर कश्मीर, लोग अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें एक ही एहसास होता है कि कितना सुंदर है। लेकिन जब पर्यटन से जुड़ी हुई तमाम बातें होती हैं और आप सभी, हम सभी पर्यटकों के लिए जो लोग सुविधाएं देते हैं, वो क्या सोचते हैं जब पर्यटक यहाँ आते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब राज्य में विधानसभा के चुनाव हों और उनकी पूरी की पूरी जीवन रेखा है जो पर्यटन पर जुड़ी हुई है, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। यहाँ जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, जो काम करते हैं, कुछ घोड़े वाले हैं, कुछ चाय वाले हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इनसे अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में और क्या होना चाहिए। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, दूध पथरी में है, बड़ी मशहूर जगह है ये, तो किस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर और क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर है वो एक बड़ा यहाँ पे एक बैकबोन है इस टाइम कश्मीर में। उसके ज़रिए यहाँ पे चांसेस हैं कि गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है
ये अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए रोज़गार का ये एक रास्ता खोल सकते हैं। दूध पथरी बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि इस जगह को और ज़्यादा मौका मिले ताकि पर्यटक यहाँ पर आएँ? यहाँ पर खाने पीने की जैसे चाय और ढाबों की दुकानें होनी चाहिए। दूर दूर से यात्री आते हैं और बारिश के दिनों में अक्सर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर आराम करने की जगह बननी चाहिए। यहाँ पर जैसे दूध पथरी जगह है, ऊपर जाते हैं तो लगता है कि हाँ वास्तव में दूध की एक गंगा बह रही है, तो उस जगह पर जाने में बड़ी मुश्किलात आते हैं। आप चाहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हो, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे? उधर एक जगह है, उसका नाम है ऋषिखल। ऋषिखल से ऊपर तक गंडोला लगाना है, उसका नाम है आगे छांज को जगह को नाम है। उसको गंडोला लगाते हैं, लोगों को सहूलियत आता है, सहूलियत आएगा। उसको गवर्नमेंट को ज़रूरी से ज़रूरी एक्शन लेने है। उसको क्या ज़रूरत है उधर दूध पथरी में, वो काम होने चाहिए। तो आपने देखा कि लोग इस बात से अवगत हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, तो समाधान भी वो जानते हैं और सरकार को सीधे सीधे समाधान भी बता रहे हैं। निश्चित तौर से कश्मीर के लोग अपने इलाके की खूबसूरती को पूरी दुनिया तक पहुंचाना जानते हैं और इसी वजह से उनकी कोशिश है कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ें और उन सुविधाओं की वजह से ही टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। हम जानते हैं कि सेब और टूरिज़्म कश्मीर की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन है। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन के लिए सुविधाओं का विस्तार हो। निश्चित तौर से इन चुनावों में इनकी जो मांग है, आने वाले समय में जो पार्टी सरकार बनाएगी वो इसका ख्याल रखेगी कि इनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दूध पथरी। तो जम्मू कश्मीर से आपने ये रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में आपने खास तौर पर देखी कि वहां पर मांग जो है वो तरक्की की है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी और पेज पर होती हैं, जनता शायद किसी और पेज पर है। लेकिन क्या है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट? हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमा त्यागी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ में हमारे साथ धीरज कुमार नौशेरा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मैं पहले रमा आपसे सवाल करता हूं, खास तौर पर कल के बाद जो घाटी की राजनीति है वो काफी गर्म हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के बाद, जियो टीवी को जो उनके रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया और अब जो हम अभी जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता उस बयान के दबाव में आ गए हैं। क्या? क्योंकि वो सफाई दे रहे हैं, नहीं हमने पाकिस्तान का कभी नहीं किया, जबकि हम जानते हैं फारूक अब्दुल्ला के ऐसे दर्जनों बयान आ जाएंगे जिसमें उन्होंने हमेशा कही नहीं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान को शामिल करो, पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करो। लेकिन अब वो कह रहे नहीं, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरा दबाव बन गया है। बिल्कुल, यही जो डबल फेस है ना, यही सामने आ रहा है लालचंद्र, क्योंकि हजारों ऐसी जो बाइट्स हैं वो कैमरा पर दी हुई हैं और सबके सामने प्रसारित भी हुई हैं। हजारों ऐसे बयान हैं जो अखबारों में छपे हैं। फारूक अब्दुल्ला के भी, महबूबा मुफ्ती के भी, लगातार जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मसला है कश्मीर है, पाकिस्तान से बात किए बिना इसका हल नहीं निकल सकता। और अब जब पाकिस्तान से स्टेटमेंट एक आता है कि ये लोग हमारे ही पेज पे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई देती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, पीडीपी को भी। आप उमर अब्दुल्ला का बयान देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला का बयान देखिए। क्यों उन्हें कहना पड़ा कि नहीं, मैं तो भारतवासी हूँ, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, हम जो है उनका जिक्र नहीं करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो उनका जिक्र फिर आखिर करता कौन है? तो कहीं ना कहीं जो एक डबल फेस वाली बात है, वो जो दोहरा चेहरा है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है और उससे पता है कि उसका नुकसान कम से कम, उसका फायदा इनको देश में तो कम से कम नहीं मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी हमने जब जमीन पर लोगों से बात की है, बीजेपी तो हमलावर है ही, बाकी जो आवाम है उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें ना पाकिस्तान से कोई मतलब है, ना इनके 370 के एजेंडे से मतलब है, हमें मतलब है हमारे 70 सालों में जो काम नहीं हुए हैं वो हमारे होने चाहिए, हमको सुविधा मिलनी चाहिए, जिन चीजों से हम वंचित रहे हैं उनमें हम आगे बढ़ना चाहिए। तो अपने आप कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस भी नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर एनसी का साथ दे रही है। कांग्रेस की देश के अन्य हिस्सों में जमीन खिसकेगी, क्योंकि जिस तरह से ना उन्होंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बात की, ना उसका कहीं खंडन किया, ना 370 पर वो अपना रुख स्पष्ट करते हैं, तो अपने आप में एक खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा और ये लगातार दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसे कहा जा सकता
है कि ये लोग जो है अब फेस सेविंग कर रहे हैं। बिल्कुल फेस सेविंग कर रहे हैं, वो उनके बयानों में दिख भी रहा है। धीरज, ये रमा ने बताया कि श्रीनगर में रमा को क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है और किस तरह से नेताओं में सफाई देने की होड़ लग गई है। आप जिस इलाके में हैं वहां के बहुत सारे लोकल लीडर से आपकी बात हुई होगी। कल से जब से ये मुद्दा सामने आया है, जब से इस मुद्दे की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, आप वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया लोकल लीडर्स में, वहां के लोगों में इस मुद्दे पर देख रहे हैं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कल का बयान दिया है? धीरज। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कल जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसके उलट हिंदुस्तान में जो कहानी है वो दूसरी कहानी चल रही है। हिंदुस्तान के लोग इस बात को लेकर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जो कांग्रेस हो, इनकी तरफ देख रहे हैं कि आखिर इनका ये क्या प्रतिक्रिया इनकी आती है, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के एक प्रवक्ता का बयान आता है कि हम 370 को फिर से वापस करने के जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कदम उठ रखा है अपने संकल्प पत्र में, या जो लोगों को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एनसी और जो कांग्रेस है उसका स्टैंड क्या है। और खास करके जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने स्टैंड का खुलासा नहीं किया, उससे यहाँ के लोग और भी हैरान हैं। जो अभी जो इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त हम नौशेरा में मौजूद हैं। नौशेरा यहाँ का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में हमारे साथ यहाँ की आधी आबादी भी मौजूद है। तो थोड़ा सा आज हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि नौशेरा के जो बारे में वो क्या सोचते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ की महिलाएं खुद आपको बताएगी कि यहाँ जबकि शाम होती थी तो बंदूकें और गोलों की आवाज सुनाई देती थी, और ये महिलाएं खुद बताएंगी कि कैसे वो गोले फटते हुए वो यहाँ देखती थी। और 2014 के बाद यहाँ किस तरीके से शांति का माहौल है, कैसे वो अपने घरों में सो पा रही हैं। तो सबसे पहले हम इन महिलाओं से बात करते हैं। ठीक है, जरूर पूछिएगा कि क्या बदलाव आए। 2014 की बात की तो क्या बदलाव आपने देखा है? नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अनु बसीन यहाँ की कॉर्पोरेटर भी हूँ, एक्स काउंसलर हूँ, और साथ में मैं एक संगठन से भी जुड़ी हूँ। तो आज आप हमारे यहाँ नौशेरा में आए तो मैं बताना चाहती हूँ कि 2014 के पहले हम अगर नज़र लगाएं तो हमारे बच्चे, ये आप जैसे पीछे देख सकते हैं, हमारे ये फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे आए दिन शेलिंग होती रहती थी। हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, हम लोग रात को सो नहीं सकते थे। हमें कहीं ना कहीं डर रहता था कि किस वक्त हमें आर्मी वाले आके बोलें कि आपको यहाँ से शिफ्ट करना है। वो डर जो कहीं ना कहीं पूरी रात नींद नहीं आती थी, बच्चे आराम से पढ़ भी नहीं सकते थे। आज 2014 के बाद आप देखो जो कश्मीर में भी हालात कितने सुधर गए हैं। यहाँ भी हमें कोई डर नहीं है। अगर हम रात को 9 बजे भी अगर कहीं से जम्मू से या कहीं से आ रहे हैं तो हमें कोई डर, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो है वो उस प्योर शांति यहाँ पे लाई है। जिन लोगों के हाथ में पहले बंदूक होती थी, आज आप देखो श्रीनगर में उन लोगों के हाथ में कलम और दवात है। वो पढ़ते हैं लोग, वो बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य अब उनको नज़र आया है। मोदी जी ने उनको अवेयर किया है कि आपका जो भविष्य है वो पढ़ाई से है, ना कि बंदूकों से है। तो आज हम बहुत खुश हैं। उनके माँ बाप, श्रीनगर में आप देखो तो उनके माँ बाप बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ने में रुचि रख रहे हैं, ना कि वो बंदूक को उठा रहे हैं। अच्छा, आपकी सरकार की जो नीतियों का कितना लाभ आप लोगों को हुआ है, ये भी बताइए। सर, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत सी उपलब्धियां हमें दी हैं। खासकर मैं महिलाओं की बात करते हैं, मैं महिला हूँ तो महिलाओं की मैं बात करती हूँ। आप देखो कि जैसे महिलाओं के लिए एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत उन्होंने कितनी योजना की है। हम बेटियां हमारी पढ़ सकती हैं, कहीं जा सकती हैं, जैसे PM-SSS के उसके माध्यम से हमारे बच्चे कहीं बाहर जाएंगे किसी कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गरीब से भी गरीब बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। आपको मैं बताऊं, जैसे ये फार फ्लंग एरिया है तो यहाँ के बच्चे कभी जम्मू तक भी नहीं गए, लेकिन हमारे PM मोदी साहब ने इतनी उपलब्धियां हमारी महिलाओं को सुविधाएं दी हैं कि हमारे बच्चे आज बाहर के देशों में भी वो पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अनु जी से ये बात जरूर पूछिए कि वो तमाम तब्दीली का जिक्र कर रही हैं कि ये सारी तब्दीली आई है, ये सारी तब्दीली तो 370 हटने के बाद आई है, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 370 को वापस लाएंगे। कांग्रेस उसका समर्थन देती है, अब तो पाकिस्तान भी समर्थन देती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी समर्थन में बयान दे दिया। अनु जी से पूछिए कि 370
ना रहने के बाद जो ये बदलाव आया है, तो जो लोग ये बात कर रहे हैं 370 वापस लाएंगे, तो कश्मीर की आवाम को क्या 370 चाहिए या ये सब विकास चाहिए? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है जो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रही है, वो कह रही है कि हम 370 जो हटाया गया, निरस्त किया गया, उसको हम दोबारा वापस लाएंगे। और कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी बयान दे दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 370 अगर टूटा है तो पत्थरबाज भी बंद हो गए हैं, गोलियां भी बंद हो गई हैं, हमारी बच्चियां भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट में है ये। तो इस चक्कर में वो सोचते हैं कि हम 370, क्योंकि उनका वो रोजगार नहीं चल रहे पत्थरबाजों का, वो घर बैठे उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है। बाकी 370 हमारे मोदी जी ने जो वो किया है, वो कोई भी वादा नहीं हुआ उसको हटाने में। ठीक है धीरज, मैं चाहता हूं कि अनु जी के अलावा भी कुछ और महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं, उनकी भी हमें जरूर, उनका भी नजरिया कुछ एक दो और महिलाओं का जरूर सुनवाइए। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला खड़ी है हमारे साथ, ये भी कुछ कहना चाह रही हैं। जरूर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं, चाहे उसके पेंशन की बात हो और बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो साल में 18,000 रुपये देने की बात हुई है, उन्हीं की जुबानी आपको हम सुनाते हैं। जरूर। क्या आपको मिल रहे हैं? हमारी बुजुर्ग महिलाओं को 3,000 रुपये मोदी जी अब देंगे। तो बहनों को बहुत सी उज्ज्वल योजना दी है, हमारी सड़कें बना दी मोदी जी ने, टंडन बना दी है। जहां हम जम्मू पहुंचने के लिए 7 घंटे लगते, अब 2.5 घंटे में हम लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी के काम पे बहुत खुश है। लेकिन जो बॉर्डर पे जो गोलाबारी होती थी, रात को हम अपना बिस्तर बांध लेते थे, सुबह हमने कहाँ जाना, नौशहरा खाली करना है, लेकिन अब आराम से सोते हैं। हमारे बच्चे पूछते थे सुबह हमने कहाँ जाना, कहाँ खाना खाएंगे, जहाँ बड़ी गोलाबारी है, लेकिन अब आराम से सोते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। 20 साल के बाद मैं श्रीनगर में गई हूँ, रात के 12 बजे तक हम लोग, मैं और बेटी मेरी दोनों घूमती रही हैं, किसी बात का हमें डर नहीं था श्रीनगर। उन भाइयों ने भी हमारी इतनी मदद की, हमारी गाड़ी खराब होगी, उन लोगों ने हमें अपनी गाड़ी दी, कहते बहन जी यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं, हम आपको अपने होटल में छोड़कर आएंगे। इतनी हमारी उन लोगों ने मदद की, बहुत अच्छे लोग हैं श्रीनगर आपके जरिए। ये हमारे साथ जो बुजुर्ग महिला, जी आपके जरिए हमने जरूर ये आवाज सुनी, और ये ग्राउंड जिसे कहते हैं ना कि ग्राउंड की सही आवाज आपने हमें सुनवाई इन महिलाओं की। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम महिलाओं का भी आप जरूर हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वहां की जो असली आवाज है ना, वो है। बाकी नेता क्या कहते हैं, कौन कौन से पेज पर है, कौन सेम पेज पर है, कौन अलग पेज पर है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 370 हटने के बाद जो तब्दीली आई है, वो उसी की गूंज अभी आप सुन रहे थे। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह भी जम्मू कश्मीर से ही है, जहां पुराने शहर के जादीबल विधानसभा क्षेत्र में घमासान देखने को मिल रहा है। मुख्य मुकाबला पूर्व विधायक आबिद हुसैन अंसारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक और निर्दलीय उम्मीदवार जुनैद अजीम मट्टू के बीच होने जा रहा है। तो ये रिपोर्ट देखिए आप। जम्मू कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुराने शहर के जादीबल विधानसभा क्षेत्र में घमासान जारी है। मुख्य मुकाबला पूर्व विधायक आबिद हुसैन अंसारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक और निर्दलीय उम्मीदवार जुनैद अजीम मट्टू के बीच होने जा रहा है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शेख गौहर अली और अपनी पार्टी के तनवीर हुसैन पठान भी मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की जुगत में है। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व कर रहे आबिद हुसैन अंसारी पहले पीडीपी से जादीबल से विधायक रह चुके हैं और अब वो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपने पिछले प्रदर्शन पर भरोसा कर रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये तमाम रिपोर्ट आपने देखी। अब हम हरियाणा की कुछ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भाजपा प्रत्याशी सुभाष कलसाना
के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 10 सालों में प्रदेश का विकास किया है और गरीबों के हित में फैसले लिए हैं। हरियाणा में पहली बार बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी हैं और फिर से सरकार बनने पर 2 लाख और नौकरियां मेरिट पर लगेंगी। उन्होंने हरियाणा के लोगों से अपील की है कि कांग्रेस के झूठ से बचें। ये बाप बेटे और उनके चेले आज से ही अपना घर भरने के ख्वाब देख रहे हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी उम्मीदवार आदर्शपाल गुज्जर के समर्थन में जगाधरी में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिना जनता के समर्थन के कोई भी सरकार नहीं बना सकता। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। और वहीं हरियाणा के सिरसा में आजाद समाज पार्टी कांशी राम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चूक गए थे लेकिन हरियाणा में नहीं चूकेंगे। मैं राजस्थान बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम लोग 12 सीटों पे तीसरे नंबर पर है और 3 सीटों पे दूसरे नंबर पे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा नहीं चूकेंगे। तो एक जो किसान का मेरा गठजोड़ हुआ है, जो जिसकी नींव मान्यवर काशीराम साहब और ताऊ देवीलाल जी ने रखी थी। हम नौजवान लोग हैं, मेरे बाईं तरफ सूर्य प्रकाश खड़ा है, मेरी तरफ दाईं तरफ रोहित है। हम नौजवान लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अब हम किसी और के भरोसे पे नहीं रहेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि नौजवान जब जब खड़ा हुआ, इतिहास गवाह है, जब शहीद आजम भगत सिंह खड़े हुए थे तो देश से गोरे भाग गए थे। यहाँ जो सरकारें आज उपस्थित हैं, इनको भी सबक सिखाना है। तो पहले पार्टियों और नेताओं ने वादे किए और अब दावे का दौर है, तो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। फिलहाल आज के जनादेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।